हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है जनरल स्टडी प्रिपरेशन पर। डियर स्टूडेंट, टुडे टुडे विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक टेलर। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिकली हम अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण बातें कही गई है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान और सबसे पहले जिन्होंने इसके ऊपर अपनी अप्रोच दी थी, दैट इज़ एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ ले जाने में। इसलिए इन्हें फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है या साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर के कंट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बेसिकली बाय प्रोफेशन ही वाज एन इंजीनियर बाय ट्रेनिंग। ठीक है, एंड जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है इनको। और ये पेपर में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एंड दूसरा क्वेश्चन इसी के कंपैरेटिव रहता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर की बात आएगी तो आपको विल्सन लिखना है वहाँ पे। और अगर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की आए तो आपको टेलर लिखना है। इसी के साथ साथ आगे जो इस थ्योरी को और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को सपोर्ट किया, उसमें महत्वपूर्ण जो ऑथर है वो दैट इज़ फ्रैंक गिलबर्ट, लिनियन गिलबर्ट, हैरिंगटन, एमर्सन, हेनरियल एंड एच.पी. कैंडल एटसेट्रा। इन सभी ने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को सपोर्ट किया। इसके बाद आती है मीनिंग की बात। अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, दैट द मीनिंग इज सिस्टेमेटिक, एनालिटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जहाँ पर हम किसी सिस्टेमेटिक और एनालिटिक साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव फुल अप्रोच की बात करते हैं तो वहाँ हम उसको साइंटिफिक कह सकते हैं। प्लस अगर मैनेजमेंट की बात आए तो मैनेजमेंट इज द थिंग्स डन थ्रू प्रॉपर सिस्टम या गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, या किसी अन्यों के द्वारा अपने काम को पूरा करना मैनेजमेंट कहलाता है। तो यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। और इस मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, जिसमें कि पहला पॉइंट रहा कि जितने भी वर्कर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी वर्कर वर्किंग कर रहा है उनके लिए वर्किंग की कंडीशन वेल होनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरह की बैड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो वर्किंग हो रही है उसके लिए एकदम से साफ एंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब जाके जो वर्किंग की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। महत्वपूर्ण जो रीजन या रीजनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट के पीछे थी, दैट वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगर हम पीटर एफ ड्रकर की बात कहे, द कोर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क। ठीक है, एंड द एनालिसिस ऑफ वर्क इनटू द सिंप्लीफाइड एलिमेंट एंड द सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। यानी कि आप वर्कर की परफॉर्मेंस को तभी बढ़ा सकते हैं जब वहां पर उनके एनवायरनमेंट इस तरह से होगा कि जहां पर वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इजी वे में काम कर सकेंगे। ठीक है, इसमें टेलर ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू बाय वर्कमैन एंड लुकिंग एट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, देन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर okay. So aim and objectives, the overall goals of scientific management is higher industrial efficiency, but this is the goal of others theory also. The distinguish between scientific management from the other approaches, its assumption, that is specific objective and techniques. Taylor, whose thought go under the name of scientific management, made two assumption, namely उसमें जो महत्वपूर्ण दो assumption थे, that was the application of the method of science to organizational problem leads to higher industrial efficiency, observation, measurement and experimental comparison
आर दीज मेथड, जिसमें कि महत्वपूर्ण चीजें क्या थी कि जो इंडस्ट्री के अंदर एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन को रखना है माइंड में कि आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको फर्दर आप रिपीट ना करो, प्लस उसमें मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल का कंपैरिजन होता रहे। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड थे। दूसरा था कि द इंसेंटिव ऑफ हाई वेज विल प्रमोट द म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। जो अगर आपकी कोऑर्डिनेशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वो है कोऑर्डिनेशन की और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बिटवीन किस किस के वर्कर और मैनेजर के बीच प्रॉपर अगर कोऑर्डिनेशन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, देन दे डेफिनेटली लीड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। इसमें हम इसको फर्दर अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसके ऑब्जेक्टिव को, तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन। जहाँ पर वर्किंग कंडीशन बढ़िया होगी, अच्छा होगा काम करने के लिए, वहाँ का एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, ऐसा एफडब्ल्यू टेलर का मानना था। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने अप्रोच दी थी दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड, कि जो वर्क का मेथड है, आप किस तरह का मेथड अप्रोच उसमें डाल रहे हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं तब जाके आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन वर्किंग इंक्रीज की जा सकती है। जैसे बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन कुड बी अप्रोप्रिएटली रेज्ड। ठीक है, तो इसमें आप आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण था दैट वाज प्लानिंग ऑफ लार्ज डेली टास्क। प्लानिंग ऑफ लार्ज डेली टास्क का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ टास्क स्पेसिफाई करते रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स को या स्टाफ्स को, ताकि वो उन टास्क को अचीव करें और उनके पीछे बेसिक परफॉर्मेंस के लिए आपको उन्हें जो टास्क है वो उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसमें सब कुछ रहना चाहिए। आपका मैनेजर का एक अच्छा मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और एक अच्छी ट्यूनिंग अपने स्टाफ के साथ रहनी चाहिए, तब जाके ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। और जो मैनेजर का रिलेशन है वो डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल लिबरल होना चाहिए। मैनेजर और जो लेबर है या स्टाफ है वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वर्क कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें दैट इज टू एनकरेज द हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, जो मैनेजमेंट का काम रहेगा ऑब्जेक्टिव में साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, एफडब्ल्यू टेलर का मानना है कि जो मैनेजर होगा वो डेफिनेटली हमेशा जो स्टाफ है या वर्कर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मोटिवेट करता रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस उनके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा वर्क है उसको अप्रिशिएट करे, उसमें एनकरेज करता रहे उनको, ताकि वो डेली अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कर सके और आने वाले जितने भी टास्क है उसको टाइमली फिनिश करने में अपनी भूमिका निभा सके। तो ये बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव थे। किसके ऑब्जेक्टिव थे ये? हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट क्या क्या है। फर्स्ट कहता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है टू सॉल्व द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली काम कर सकता है, एनालिटिकल काम कर सकता है। एनालिटिक का मतलब होगा आप एनालाइज करें, आप प्रीवियस रिजल्ट से एनालाइज करें और उसका फर्दर ऑब्जर्वेशन करें, ताकि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के उनको टाइमली अचीव कर सके। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, इट इम्प्लाइज साइंटिफिक टेक्निक्स इन मेथड्स ऑफ वर्क, यानी कि जो आपको ओल्ड एज ट्रेडिशनल टेक्निक्स है वर्किंग की उसको आप खत्म कर दे, उसमें इम्प्रोवाइजेशन करें और न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट वर्कर से ले सके। और जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर है, उसमें डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड नॉलेज, इनोवेशन एटसेट्रा अप्लाई होती रहे। तीसरा है दिस थ्योरी अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क एट द चीपेस्ट कॉस्ट, यानी कि इसमें हमें चीपेस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है। दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो टाइम लैग्स है या उसमें डिपेंडेंसी है या उसमें जितना भी आपका टाइम वेस्टेज है उसको रिमूव करके, उसको बेटर करके हम बेस्ट वे में कितना ज्यादा आउटपुट निकाल सके, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद है द थ्योरीज डिस्कार्ड द एज ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थंब एंड हिट्स एंड मिस अप्रोच।
इसमें कि भाई जो नेक्स्ट स्टेप्स है, करेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, दैट इज अबाउट द रिमूविंग ओल्ड एज अप्रोचेज। जितनी भी हम पहले करते थे कि हुआ काम तो भी ठीक है, ना हुआ काम तो कल कर लेंगे, ऐसा ना हो के टाइम बाउंडिंग काम होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होने चाहिए, उसके ऊपर महत्वपूर्ण इसमें ध्यान दिया गया था। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इन्वॉल्व्स कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एज वेल एज मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारे सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, वो बदलना चाहिए। मैनेजर को वर्कर को एज ए वर्कर या लेबर ट्रीट ना करके उनको एज ए स्टाफ, उनको एज ए को वर्कर ट्रीट करके उनकी जो इंटेलिजेंसी है, उनका जो स्किल्स है, उसका प्रॉपर काइंड ऑफ यूज होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट इज टू इट लेजेस एम्फेसिस ऑन ऑल वर्क फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारे प्रोडक्शन के टेक्निक्स है, चाहे वो मैन है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस थ्योरी डिफाइंस द वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच वर्कर। ठीक है, एंड इसमें क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किल्स। एक एम्प्लॉयज को या स्टाफ्स को वर्क असाइन होना चाहिए। बिना डिवीजन ऑफ वर्क के आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो लेबर की आप स्किल्स को एनहेंस नहीं कर सकते, उनको आप प्रॉपर काइंड से यूटिलाइजेशन में नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क होना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू डेवलप ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या है कि सभी व्यक्ति का विकास हो, सभी व्यक्ति अपनी अभिवृद्धि को बढ़ा सके, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सके, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल की बात की है। प्रिंसिपल में जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस, यानी कि जितने भी पुराने हमारे तौर तरीके हैं काम करने को, उनको हमने बदलना है। हमें अब अपने साइंटिफिक अप्रोच को डालना है। उसमें डे टू डे आपकी एग्जैक्टनेस ऑफ वर्क को डिफाइन करना कि आज हमारा जो टास्क है, वर्क है, उसको कब तक कंप्लीट करना है, कौन कंप्लीट करेगा, किस व्यक्ति को इसको असाइन करना है, कौन उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ये सारी की सारी चीजें हमें डे टू डे वर्क में असाइन करनी है, डे टू वर्क में इसको मैनेज करना। दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक अप्रोच। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनी इन द ग्रुप एक्शन, यानी कि जो ग्रुप एक्शन है उसमें हार्मोनी हमें बनानी है। का मीन्स है ग्रुप शुड बी वर्क एज अ यूनिट एंड कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम। इसमें ऐसा ना हो कि वर्क अपने आप जो हमारा वर्कर है वो अलग अलग तरह से डिवीजन हो, उनका मेंटली वो प्रिपेयर ना हो, कॉपरेशन ना करे एक दूसरे के साथ, तो ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव नहीं हो सकते। उनको एज अ यूनिट काम करवाने की जरूरत है। ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से हम बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कॉपरेशन की बात। कॉपरेशन में महत्वपूर्ण चीज है कि जितना आप वर्कर के साथ कॉपरेट करेंगे, जितना मैनेजर एंड वर्कर के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। टेलर्स जैसे दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉर फॉर पीस, हर्टली एंड ब्रदरली कॉपरेशन फॉर कंटेंटमेंट एंड स्ट्राइट रिप्लेसमेंट ऑफ सस्पिशियस मैचफुलनेस एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस ऑफ बिकमिंग फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ एनिमीज। ठीक है, हमें क्या है कि एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करने के बजाय एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत है, एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी संस्था के जो उद्देश्य है, जो उनके टारगेट्स है, उसको आसानी से अचीव कर सके। तो उसके लिए हमें मित्रता पूर्वक व्यवहार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है दैट इज मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम ऊपर के तीन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। एंड वर्कर शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर साइंटिफिकली डेवलप्ड। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वर्कर को अकॉर्डिंग टू द टाइम और नीड्स के अनुसार सेलेक्ट कर रहे हो। उसकी स्किल्स, उसके एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड, उसके जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप किसी वर्कर को असाइन करें कोई टास्क, जो भी उसका वर्क आपको असाइन करना है। वर्कर शुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। जो वर्कर है उसको पता हो कि क्या गलत है, क्या सही है। दे मे अवॉइड रॉन्ग मेथड्स ऑफ वर्क एंड improve अपॉन देयर परफॉर्मेंस। दे शुड बी fully developed to undertake the task assigned to them by the management of the organization। ठीक है,
उसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमें इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इसके बारे में सोचना पड़ा। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एड्रेस इटसेल्फ टू द प्रॉब्लम ऑफ शॉप फ्लोर। ठीक है, एंड जो इसका टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज सुप्रीमली कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी interpreted in only mechanic terms, that is scientific management viewed man as but an adjunct of the machine, and it therefore sought to make him like a machine and as efficient as a machine itself। जो इसका पहला पॉइंट था कि जो वर्कर की लेथार्जिकनेस थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसको कम करना था और उसमें उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना था और प्लस उसको इतना सुप्रीम बनाना था, इतना एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना था जैसे कि एक मशीन एफिशिएंटली और परफेक्टली विदाउट एनी एरर के काम करती है, उस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर भी काम करे। ये पहला इसका साइंटिफिक अप्रोच बनाई किसने, साइंटिफिक अप्रोच बनाई किसने, एफडब्ल्यू टेलर ने। दूसरा जो पॉइंट था कि उनके जो वर्कर का अंदर है मोटिवेशन को इंक्रीज करना था, एंड टेलरिज्म डिड दैट एन एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड बाय हाई वेजेस, यानी कि उनको क्या है, हाई वेज दिया जाए। टू अंडर एस्टिमेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, likewise the assumption that an individual existed in isolation from his social environment is erroneous। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो called the psychological organizational theory। It is concerned with only that the range of human behavior which relates to production and have to emphasize only a limited number of psychological variable। ठीक है, तो आप जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनकी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का मतलब है कि जितना ज़्यादा उनको पैसा, वेज या सैलरीज दी जाएगी, गिफ्ट्स, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसका रिगार्ड एंड रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा। तो इस तरह के कुछ उन्होंने अपनी अप्रोचेस को साइंटिफिकली प्रूव करने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोशिश की थी। उसके बाद इस ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी सब कुछ संपूर्ण हो गई थी अपने आप में, इसकी भी क्रिटिसिज्म बाद में की गई। और क्रिटिसिज्म में जो पहला पॉइंट था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है डिड नॉट फॉरवर्ड अ फुली डेवलप्ड थ्योरी, यानी कि ये अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण थ्योरी नहीं हो पाई। एंड दिस थ्योरी रिस्ट्रिक्ट देयर वर्क्स टू लेवल ऑफ शॉप फ्लोर एक्टिविटी, एक शॉप फ्लोर एक्टिविटी तक ही इसने अपने आप को सीमित किया। ठीक है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को एक वाली अप्रोच नहीं बन पाई। फिर उसके बाद जो दूसरा क्रिटिक था कि कॉल इट एज अ मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इट निग्लेक्टेड द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो वर्कर को है वो एक मशीन की तरह ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई। इन्होंने इसमें ये नहीं देखा गया कि इस थ्योरी में जो एफडब्ल्यू टेलर है उन्होंने ये समझाने की कहीं पे भी कोशिश नहीं की कि जो एक वर्कर है, जो स्टाफ है या लेबर है, उनको रेस्ट देने की ज़रूरत है, उनको छुट्टियाँ देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ओनली एंड ओनली वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की ही बात कही गई है, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कम देखा गया है। तीसरी जो इसमें बात आती है, इट अंडर एस्टिमेट एंड ओवर सिंप्लीफाइड ह्यूमन मोटिवेशन एंड इट एक्सप्लेन्ड ह्यूमन मोटिवेशन मेनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको निगलेक्ट किया गया है और मोटिवेशन थ्रू द वेजेस और थ्रू द इंसेंटिव्स की बात ही ओनली एंड ओनली इसमें की गई है। तो इसलिए इस पॉइंट से भी इसको क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इट इज described as the psychological organization theory by March and Simons due to its concern with only that range of worker the behavior with which pertains to production। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट स्टूडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी हैज come from the leaders, labor's leaders, trade unions, the application of Taylor's principle, that is mental revelation and resolves all the disputes between the employees and workers and establishes effective cooperation between them and thus makes the trade union unnecessary। यानी कि इसमें कि ये ट्रेड यूनियन की इसमें किसी भी तरह की कोई भागीदारी की बात नहीं की गई और सिंपली इसमें क्या मेंटल रेवोल्यूशन की बात की गई है। जो आप
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अदर काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट रहते हैं, पर्सनल डिस्प्यूट्स रहते हैं, उसके ऊपर कोई खास बात नहीं की गई है। थ्योरी इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय द मैनेजर ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट, दे would lose their judgment and discretions due to the adoption of scientific method, एंड सेकंड देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज अंडर टेररिज्म। ठीक है, जितना भी हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो वर्कर है, जो मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हर रोज़ उनको मोटिवेट करना, उनके इंसेंटिव को बढ़ाना, डेली उनके लिए टास्क असाइन करने हैं। तो ये इस तरह से मैनेजर के वर्कर को ज़्यादा वर्किंग को ज़्यादा इंक्रीज करता है। प्लस उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जजमेंट और डिस्क्रिशनरी की बात की गई है, उसमें उतना ज़्यादा सही कई बारी मैनेजर हो भी नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद जो कंक्लूजन की बात आती है, तो कंक्लूजन में इसको कि इट मेड कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन to acceptance of the efficiency as primary goal of the administration and management, and Taylor's and his supporters were really outstanding both in industrial as well as governmental organization. It also contribute to the growth of a scientific approach. ऐसा नहीं है कि अगर इसको क्रिटिसाइज किया गया तो इसकी रेलेवेंसी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, फिर भी इसकी काफी अधिकतर रेलेवेंसी बनी रही है। अब अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एफडब्ल्यू टेलर का जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है, तो बहुत सारे उन्होंने राइटिंग की है। अगर राइटिंग की बात करें तो इन सबसे जो पहला था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, उनका जो ये पहला पब्लिकेशन हुआ था, एंड इन 1911 में सबसे पहले उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की अप्रोच को दिया था। एंड अदर मेजर जो राइटिंग थी, दैट इज अ पीस रेट सिस्टम 1895, शॉप मैनेजमेंट 1903, एंड ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, द गॉस्पल्स ऑफ एफिशिएंसी 1911। ये सारे के सारे उनके मेजर वर्क थे। तो इस ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्योल का सॉरी इसका एफडब्ल्यू टेलर का अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ रहा। होप सो कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।